ऐसे ही बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में। लो आ गई है एसएससी अड्डा की वही पुरानी टीम जिसने कराए थे पिछले वर्षों में सैकड़ों सिलेक्शन। तो जी हाँ, हम सब लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की संजीवनी। हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, एसएससी अड्डा 24/7 पे आपका स्वागत है। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि ठीक है, मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, ठीक है आज का दिन जो हम आप मिल पाए। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का और देखते हैं कि आज के सेशन में क्या हो सकता है। सबसे पहले तो भाई आज हम 5-6 मिनट लेट आए, 7 मिनट, उसके लिए क्षमा करिएगा। और उसके बाद आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। तारीख हो चुकी है 7 फरवरी। 7 फरवरी ये ना, हाँ फरवरी। तो 7 फरवरी राष्ट्रीय पर्व का शुरुआत हो चुका है। ये किसी को नहीं याद होगा कि इस सप्ताह में भारत सरकार ऊर्जा सप्ताह मनाने वाली है, राष्ट्रीय ऊर्जा सप्ताह मनाया जाएगा। लेकिन ये सबको याद होगा कि सर राष्ट्रीय पर्व, रंगारंग पर्व शुरू हो चुका है। अंतरराष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय कहकर हमने गलती कर दिया, क्षमा करिएगा। लेकिन तिरंगे को देख के सबसे पहले सैल्यूट किया जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय पर्व चल रहा है, आज हम पेड क्लास पढ़ा रहे थे तो एक लोग बोले सर आज रोज डे है। हमने कहा सुनो, रोज हो चाहे प्रपोज हो, रोज उसी को मिलेगा जो रोजगार में होगा। हम लोग ठहरे बेरोजगार। उत्तर भारत और पूरे भारत की कमोबेश यही स्थिति है। प्राइवेट नौकरी, न नौकरी, बिना नौकरी, सब शून्य है। बिजनेस व्यापार अगर नहीं है आपके पास, क्या कहते हैं कि वो क्या बोलते हैं, रोजगार, तो भैया रोज डे तो मतलब समझ ही रहे हो। ठीक है, चलिए, लेकिन फिर भी आप लोग एक एक रोज वाला सिमली भेज लीजिए कि भैया हमारी तरफ से वो आपके लिए होगा कि भैया सबको गुलाब का फूल मुबारक हो। सब लोग अपने अपना गुलाब के फूल के साथ जिए, आनंद लें जीवन का। जो जिसका गुलाब है, जो जिसके जीवन का ख्वाब है, वो उसके साथ जी ले। खैर, हंसी मजाक से अलग हटते हुए चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हम लोग कल भी किए थे और आज भी कि भैया मतलब कि 60 क्वेश्चन का एक हम लोग बेहतरीन सा सेशन लेंगे और उस पर बात करेंगे। और उसके अलावा सबसे रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट है, रोज डे के दिन रोज का बुके लो या न लो, लेकिन एक काम जरूर कर लो, Y182 कूपन कोड लगा करके, Y182S ये कूपन कोड लगा करके एक ऐसा रोज डे वाली चीज ले लो। ये वाली, ये आज का वास्तविक गुलाब है कि आपके घर ये किताब पहुंच जाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किताब पहुंची तो जिंदगी भर गुलाब लेके बेचते खरीदते रहोगे, नहीं पहुंची तो गड़बड़ा जाओगे। ठीक है ना? तो चलिएगा शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, लगभग आपको 97 रुपए की पड़ेगी। प्लीज ऑर्डर करके इस बुक को मंगा लें, अपने घर के पिन कोड पे या आपके एड्रेस पे पहुंचेगी। ठीक है ना? शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और पहला क्वेश्चन, शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। ले, सब गुलाब काटा, चॉकलेट सब निकल गया। लो ये लो, ये लो, बताओ इसका क्या आंसर होगा। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद बुक इस समय सबसे चर्चा में है और इसको लिखा हुआ है ट्विंकल खन्ना ने। ट्विंकल खन्ना, यही अक्षय कुमार की वाइफ है ना। खैर, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया है? बताइएगा। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, सर ये मनाया गया है, सी ऑप्शन, 11 जनवरी को। इसी मानव तस्करी के खिलाफ हमारे संविधान का आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, ये दोनों शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, मानव तस्करी के विरुद्ध हम लोगों के फंडामेंटल राइट हैं। ये बात भी याद रखेंगे। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? आज ही हम बात कर रहे थे कि ये फ्रांस वाले, ठीक है ना, और अंग्रेज, फ्रांस और अंग्रेज आपस में 4 युद्ध लड़े थे, जिनको हम लोग कार्नेटिक वार या फिर एंग्लो फ्रेंच वार भी कहते हैं। एंग्लो फ्रेंच युद्ध, या फिर लल्ला इसे हम लोग, चूंकि ये युद्ध हुआ था कर्नाटक में, इसलिए इसको हम लोग कार्नेटिक युद्ध भी कहते हैं। ठीक है ना? कोई बता सकता है प्रथम कार्नेटिक युद्ध, द्वितीय कार्नेटिक युद्ध और तृतीय कार्नेटिक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुई थी? बताइएगा। सर फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी पुदुचेरी हुआ करती थी। अब जरा हमको बताओ कि फर्स्ट
कार्नेटिक वार, सेकेंड कार्नेटिक वार, थर्ड कार्नेटिक वार के समय कौन कौन संधि हुई थी? पहला सर 1746 में युद्ध हुआ था, दूसरा वाला सर 1749 में युद्ध हुआ था और तीसरा वाला सर 1756 में युद्ध हुआ था। ये तो मैंने युद्ध के ईयर लिख दिए। अब जरा संधि का नाम, मैं आज भी अपने पेड क्लास पढ़ाते समय ये बोल रहा था कि ये कोई स्टूडेंट नहीं कर पाता है। यहां पे लिख दे रहा हूं कार्नेटिक युद्ध, ठीक है ना, कार्नेटिक युद्ध या फिर एंग्लो फ्रेंच वार। सर पहला हुआ था ए ला सापल की संधि, ए ला सापल की संधि के द्वारा पहला समाप्त हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद लल्ला अगर पूछे कि दूसरा समाप्त हुआ था पौंडीचेरी की संधि के द्वारा, पौंडीचेरी की संधि के द्वारा कार्नेटिक युद्ध समाप्त हुआ था और तीसरा समाप्त हुआ था पेरिस की संधि के द्वारा, ठीक है ना, तीसरा पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। आज मैं अपने पेड बैच में ये बात बता भी रहा था कि ये वाले जो क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया के हैं मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करते हैं। और आप अपना कमेंट बॉक्स चेक करो, लोग इधर उधर के कमेंट कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई बता पाया कार्नेटिक युद्ध प्रथम, सेकेंड और द्वितीय का डेट क्या था, किस संधि से समाप्त हुआ? सही कह रहे हैं कि नहीं? ये डिफरेंस है कंपटीशन निकलने और ना निकलने में। मनाओ सब लोग अलग अलग डे, ये डे भी मनाओ भैया। अगला, हरेली का त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य मनाया जाता है? ठीक है ना, हरेली का त्योहार निम्नलिखित किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? बताइएगा। हरेली ओडिशा, मध्य प्रदेश, पंजाब या छत्तीसगढ़? सर मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। और सर अभी आज सुबह जब हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे थे तो आजकल मध्य प्रदेश में चिली महोत्सव, कॉर्न महोत्सव और आपके खजुराहो महोत्सव, ये 3-4 बड़े फेमस हैं, ठीक है ना। चिली महोत्सव, कॉर्न महोत्सव, खजुराहो महोत्सव, मांडू महोत्सव, भोपाल महोत्सव बड़े फेमस है मध्य प्रदेश में। खैर, अगला, 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? सिर्फ 103वां नहीं, मैं यहां लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए, एक रिवीजन टाइप का हो जाए। आपसे 36वां, 42वां, 44वां, 52वां, 61वां, 73वां, 74वां, 86वां, 92वां, 100वां ये भी पूछता है कि ये संविधान संशोधन क्यों हुए थे। जरा एक बार सोचिएगा, ठीक है ना। तो भैया पहले 103वां, सर ईडब्ल्यूएस एक कैटेगरी बनी। कौन सी कैटेगरी बनी लल्ला? ईडब्ल्यूएस। ओह, वो मैं पूरा मिटा दिया, बड़ा दुख हुआ। सर इसका तो राइट आंसर है आर्थिक आरक्षण। देखो जो मैंने लिखा था 36वां, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था इस संविधान संशोधन द्वारा। उसके अलावा लल्ला हमने लिखा था 42वां, सर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 44वां, फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह जोड़े गए। सर 52वां, दल बदल का कानून। 51वां, 61वां संविधान संशोधन, ध्यान से सुनो, 61वां संविधान संशोधन भाई वो 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष एज कर दी गई थी वोटिंग के लिए। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज। 74वां संविधान संशोधन आपके नगर निगम से रिलेटेड है। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों का अनिवार्य शिक्षा है। 92वां संविधान संशोधन डोंगरी, बोडो, मैथिली, संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया। और 100वां संविधान संशोधन लल्ला ये किया गया था आपके किसके लिए? भारत बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें रही, ये सारी चीजें रही। देखिए इतने संविधान संशोधन। अगला, फ्रांस यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? बताइए। बर्नियर, क्या आप बता सकते हो थेवेनाट नाम का यात्री किस मुगल बादशाह के समय आया था? ठीक है ना। जॉन मिल्डन हॉल, देखो ये क्वेश्चन है अपने लेवल के जो लोग कर नहीं पाएंगे। जॉन मिल्डन हॉल ये किस मुगल बादशाह के समय आया था? पीटर मुंडी, ठीक है ना, पीटर मुंडी ये किस मुगल बादशाह के समय आया था? गोमल करेरी, ठीक है ना, गोमल करेरी यह जो था यह किस मुगल बादशाह के समय आया था? गोमल करेरी। ये थेवेनाट, जॉन मिल्डन हॉल, पीटर मुंडी ये सब मैं पेड बैच में पढ़ा चुका हूं। ईमानदारी से कहता हूं एक बार पेड बैच ज्वाइन कर लो लल्ला, सोचने की पढ़ने की तरीके को बदल दूंगा। अब ये फ्रांसीसी यात्री बर्नियर 1656 में आया था, तो इसका मतलब 1656 में किसका शासन था?
खुद सोचिए सर, 1605 में आपके ये 1656 में सर शाहजहां, ठीक है ना, याद रखना, पीटर मुंडी शाहजहां के समय, बर्नियर शाहजहां के समय, थेवेनाट औरंगजेब के समय आया था, जॉन मिल्डन हॉल अकबर के समय आया था, भूमि मार्ग से भारत आने वाला पहला अंग्रेज था, गोमल करेरी ये सर औरंगजेब के समय आया था, ठीक है ना, ये औरंगजेब के समय आया था। फ्रायर, एक था फ्रायर नाम का विदेशी यात्री, ये भी सर औरंगजेब के समय आया था, ये विदेशी यात्री हैं। आप वेन सॉन्ग रट के जाओगे, वो इब्न बतूता रट के जाओगे, फिर सोचोगे कि सारा नंबर वहीं से मिल जाए, कहां से मिल जाएगा? खुद से सोचना, ठीक है ना, खुद से सोचना कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या हम लोग मिस कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला, T20 क्रिकेट में सबसे तेज, भैया आजकल तो मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव हुए हैं, इनको ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुना गया है, ठीक है ना। ICC करंट अफेयर भी पढ़ते चलो, ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव हैं। अगला पॉइंट, अब देखो कुछ दिन पहले की बात है, हमने बताया था भारत के कितने प्लेयर टेस्ट आईसीसी टीम में है, कितने वनडे इंटरनेशनल में है आईसीसी के, और कितने T20। आईसीसी ने अपनी टीम बनाई है, आईसीसी की एक टीम बनी है। आईसीसी के टीम में भारत के टेस्ट खेलने वाले कितने प्लेयर गए हैं, वनडे खेलने वाले कितने प्लेयर हैं, हमेशा याद रखना सर। 2020 में 3 गए हैं, वनडे में 2 गए हैं, टेस्ट में 1। ऋषभ पंत बस गए हैं। इसमें आपके मोहम्मद सिराज, ठीक है ना, मोहम्मद सिराज और श्रेयस अय्यर पहुंचे हुए हैं। इसमें विराट कोहली T20 में, हार्दिक पांड्या T20 में, सूर्य कुमार यादव T20 में। ये करंट अफेयर है, ये करंट अफेयर है, ठीक है ना, हमेशा याद। और देखो जो लड़के करंट अफेयर रेगुलर पढ़ते वो आंसर भी कर रहे हैं, वेल डन, कीप इट अप। अगला, नमक सत्याग्रह, सर इसी को तो हम लोग दांडी मिल कहते हैं। इसमें गांधी जी ने 78 स्वयं सेवकों को शामिल किया था। यह सर शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से, कभी कभी यह भी पूछ देता है, साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था सर, और समाप्त हुआ था दांडी के समुद्र स्थल पे। नमक बनाया गया था, 78 स्वयंसेवक गांधी जी के साथ इसमें भाग लिए थे, और इसका राइट आंसर बनेगा 241 मील। अगर 242 ऑप्शन में रहता ना तो पॉइंट समथिंग था, तो 242 सही हो जाता। सर ये शुरू हुआ था 12 मार्च को 1930, 12 मार्च 1930, और खत्म हुआ था सर ये 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को, ठीक है ना, 5 अप्रैल 1930। पूरा दांडी आंदोलन यहां पे हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की याद में मनाया जाता है? देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बिल्कुल सर यही अजमेर में है। सलीम चिश्ती की जो दरगाह है दोस्त, ये कहां पे है सर? ये फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है ना। सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो कहां पे पड़ती है? तो फतेहपुर सीकरी में। हजरत निजामुद्दीन की कहां पड़ती है सर? दिल्ली में पड़ती है, ठीक है ना, दिल्ली में पड़ती है। अगला, अच्छा ये जो सूफी संत लोग हैं, सूफी संत के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? ये आपका क्वेश्चन मैंने उलट करके पूछा है, लेकिन मैंने कई बार बताया है। अच्छा एक बात देखोगे, खुद कितने लोग लाइव हैं और लाइक की संख्या देख लो, आधे से भी कम है। सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहा जाता है, यह बात याद रखिएगा, खानकाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, खो खो का रस एंड टच खेल किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ? वैसे देखो पोलो भी मणिपुर में माना जाता है, पुलू नाम से शुरू हुआ था। खो खो का रस एंड टच खेल महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, ठीक है ना, महाराष्ट्र में शुरू हुआ है खो खो का रस एंड टच खेल। अभी महाराष्ट्र में काला घोड़ा महोत्सव, ये करंट अफेयर की चीज है, ये जीडी में पूछा भी था और इस बार भी पूछ सकता है। इस समय वर्तमान में महाराष्ट्र में काला घोड़ा महोत्सव मनाया जा रहा है, ठीक है ना। अगला, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया था? अच्छा आज के करंट अफेयर में मैंने एक बात बताई थी, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को बादशाह खान कहा जाता है? बादशाह खान, उन्हीं को बच्चा खान भी कहा जाता है। आज उनकी बीते हुए दिन में उनकी 133वीं जयंती थी। सर खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, या फिर
किसको बच्चा खान या बादशाह खान कहा जाता है? याद रखना दोस्त, ये आप कहते हो सीमांत गांधी को। अब सर सीमांत गांधी कौन है? बच्चा जिनको आप कहते हो फ्रंटियर गांधी। अब सर फ्रंटियर गांधी कौन है? तो सर खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। और बात रही अकबर की, देखो मैं जो बोलता रहता हूं उसको ध्यान से सुनते रहा करो, क्योंकि मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन को लेके कई इंफॉर्मेशन रहती है और वो सारी इंफॉर्मेशन तुम तक पता चलनी चाहिए ताकि जिसका याद उसका दोहराता रहे। अब देखो इसी में मैंने बोला कि ये 133वीं जयंती इस बार मनाई गई। हो सकता है तुम्हारे पेपर में यही क्वेश्चन बन जाए कि खान अब्दुल गफ्फार खान की कौन सी जयंती मनाई गई है। ठीक है ना? जो लोग सुबह करंट अफेयर में नहीं आते हो ना, कसम से अपना नुकसान कर रहे हो। डी ऑप्शन 1601, बुलंद दरवाजा 1601 में इसने बनवाया था। ठीक है ना? अरे 1556 से पहले तो ये राजा ही नहीं बना था, तो फिर ये तीनों तो गलत के गलत ही है ना। अगला क्वेश्चन, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? देखो बांग्लादेश का भी पूछता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और चीन का टेबल खेल है टेबल टेनिस। जब भी चीन का किसी देश से विदेशी संबंध बिगड़ता है तो चीन उसको खेल के टेबल पे बुला करके उसको सुलझाने की कोशिश करता है। चीन के इस विदेशी नीति को पिंग पोंग डिप्लोमेसी कहा जाता है। ठीक है ना? पिंग पोंग डिप्लोमेसी। तो कई बार एग्जाम में आता है कि पिंग पोंग डिप्लोमेसी कौन सा देश अपनाता है? एक्चुअली पिंग पोंग डिप्लोमेसी चीन अपने दूसरे देश को बुलाता है कबड्डी खेलने के लिए। ठीक है ना? कबड्डी खेलने के लिए। अगला क्वेश्चन, कबड्डी कह रहा हूं, टेबल टेनिस। अंडे की जर्दी, वो जो येलो वाला भाग होता है, यॉल्क होता है, में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है? बताओ। जितने विटामिन दिए हैं सबके केमिकल नेम भी बताओ। जितने विटामिन दिए हैं सबके केमिकल नेम भी बताओ। सर उसमें होता है विटामिन B12। अब चलो आ जाओ, एक पॉइंट इसमें विटामिन का दोहरा लें। सर इसको हम लोग कहते हैं साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। ठीक है ना? कोबालामीन कहते हैं। सर विटामिन के, रक्त का थक्का। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, नेप्ट। और विटामिन ए, रेटिनॉल। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई, ब्यूटी विटामिन। यही सब तो इनके केमिकल नेम हैं। तो अच्छा एक बात याद रखना, विटामिन डी को एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं, विटामिन डी को सनसाइन विटामिन भी कहते हैं, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ठीक है ना? और विटामिन ए, रेटिनॉल है, कैल्सीफेरॉल है, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? पर्वतीय दिवस। अभी एक बात याद रखना, अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना? इंटरनेशनल माउंटेन डे। अगला, जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? वैसे अब तो सर जम्मू कश्मीर आपके यूनियन टेरिटरी हो गया। ये तो क्वेश्चन पुराना है सर, लेकिन फिर भी आंसर है 1956। ठीक है ना? 1956। अभी जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन हो रहा है। ठीक है ना? खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहां हो रहा है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में। ठीक है ना? जम्मू, ये करंट अफेयर है। खेलो इंडिया विंटर्स गेम का इस बार जम्मू कश्मीर में 3rd संस्करण हो रहा है, 3रा संस्करण है। बार बार कह रहा हूं, सुबह के करंट अफेयर में तुम लोग रहो। देखो कैसे स्टैटिक जीके और ये चीजें एक हो रही हैं, फिर हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरा सेशन मतलब विश्वास करना कंप्लीट जीएस जीके का सेशन होता है। सीसा, वो जो किस भौतिकी सिद्धांत पे कार्य करता है? सर बल, फोर्स। वो नहीं झूले का जो होता है वो ये है सीसा। इसका हिंदी देखना तुम लोग, ये झूला से है। अगला, ब्रेटन वुड्स समझौते में निम्नलिखित में से किस समझौते का मतलब कौन सी संस्था बनी? एक्चुअली देखो सर, ब्रेटन वुड्स से बनी थी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक है ना? एक्चुअली ब्रेटन वुड्स समझौते से ही IDA, ठीक है ना, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है, और IBRDA जिसे आप वर्ल्ड बैंक कहते हो, इन दोनों का भी, इन्हें ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है। अच्छा, अगर कभी पूछ दे यूनाइटेड नेशन का निर्माण
किस समझौते के द्वारा हुआ? हमेशा याद रखना, सैन फ्रांसिस्को बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सैन फ्रांसिस्को समझौता के द्वारा 1945 में 24 अक्टूबर को किसका निर्माण हुआ लल्ला? तो आपके यूनाइटेड नेशन का निर्माण हुआ। ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो आपसे पूछता ही पूछता है, ठीक है ना। हालांकि आईएमएफ को भी आप ब्रेटन वुड्स समझौते का ही रिजल्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है? बताओ, छू देने से हो जाएगी, लगभग आपको लगता है। हालांकि ये क्वेश्चन गलत तरीके से फ्रेम किया हुआ है, ठीक है ना। इनकलाब जिंदाबाद मेरे भाई, आपको आशीर्वाद है, आपका जीडी का पेपर अच्छा ही होगा। हालांकि ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है। क्षय रोग कोई छूत की बीमारी नहीं है। हां, इसको कॉन्टेजियस डिजीज में तब रख सकते हैं जैसे किसी को खांसी आ रही हो, ठीक है ना। अब उसको, क्योंकि टीबी जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो भी कई टाइप का, उस खांसी से निकलने वाले जो ड्रॉपलेट्स हैं वो अगले व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, तो फिर ये सही है। हालांकि अब इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा रेविलेंट नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी अगर आंसर करना ही हो तो हम क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस करेंगे, ठीक है ना, दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से। अगला क्वेश्चन, फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा। फ्लाइट ऑफ पिजन, सर फ्लाइट ऑफ पिजन रस्किन बॉन्ड। अच्छा, रस्किन बॉन्ड किस देश के हैं? देखो, जिसको पता है वो रुक जाए। रस्किन बॉन्ड इंग्लैंड के हैं, या फिर रस्किन बॉन्ड भारत के हैं, या फिर रस्किन बॉन्ड ऑस्ट्रेलिया के हैं, या फिर रस्किन बॉन्ड यूएसए के हैं? 1 2 3 4। अब जरा बताओ, रस्किन बॉन्ड किस देश के निवासी हैं? आंसर करो, आंसर करो, ठीक है ना। क्या कोई रिकॉर्डेड लिखने वाला आ गया क्या? चल निकल रिकॉर्डेड कहने वाले, सूरज प्रकाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे कोई नहीं, रिकॉर्डेड कहने दो, तुम लोग पढ़ो, बस तुम लोग ध्यान लगाओ। बताओ भैया, मैं लिख करके दे रहा हूं, जो स्टूडेंट मेरे साथ अप्रैल मार्च तक जुड़ गया मैं निकलवा के रहूंगा उसका एमटीएस, उसका रेलवे, उसका सीएचएसएल। सर अरे रस्किन बॉन्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा? भारत, ठीक है ना, वो भारत के हैं। देखो कितने सब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं, खाली नाम लिखा हुआ है ना विदेशी, ये भारतीय मूल के हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। अरे सत्यानाश, सब पढ़ा लिखा के एकदम दही गुड़ गोबर कर दिए तुम लोग। कहां पढ़ रहे हो लल्ला तुम लोग? ये भारत के हैं पागल, नाम विदेशी है तो बस हो गया। एक को भारत में प्लेयर खेलता है वाशिंगटन सुंदर, अब पूछ दे वाशिंगटन कौन है तो कह देंगे अरे वो वाशिंगटन के हैं, अमेरिका के हैं, वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के पोता लगते हैं। पागल कहेंगे, पता नहीं क्या क्या सब कर रहे हैं। और रोज डे मनाओ, यही होगा। जीवित जड़ सेतु भारत के किस राज्य में? लिविंग रूट ब्रिज, अभी ये किस राज्य में है? इसको यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि ये वो 3 तूफान, अब ये वो रहेगा। भैया ये मेघालय में पड़ता है, नहीं, इसके ऊपर हम लोग कई बार करंट अफेयर में पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? बताओ, यूरोप की सबसे लंबी नदी? सर वोल्गा, यूरोप की सबसे लंबी। अच्छा, एक नदी है इरावदी, जरा ये बताओ इरावदी नदी किस देश में बहती है? एक नदी है डार्लिंग, ठीक है ना, डार्लिंग नदी किस देश में बहती है? डार्लिंग नदी किस देश में बहती है? इरावदी नदी किस देश में बहती है? अब जरा आंसर करके बताओ, बताओ बताओ। देखो गंदी मानसिकता वाले डार्लिंग पे चले जाएंगे, क्या डार्लिंग गुरुजी लिख दिया, कितनी बड़ी बात हो गई, बेइज्जती हो गई, अरे बाप रे बाप, ऑनलाइन में डार्लिंग लिख दिए। अरे पढ़ लिख ला जा, पढ़ लिख ला, ससुर डार्लिंग लिख दिए। पता नहीं होगा कि सिडनी इसी के किनारे बसा है, या ऑस्ट्रेलिया में है सर डार्लिंग नदी, पूरा नाम है मरे डार्लिंग। लो मरे डार्लिंग, अब बोलो। और सर इरावदी नदी म्यांमार में पड़ता है। ऐसे सोच अगर गड़बड़ रही, कसम से 1 नंबर खत्म, सत्यानाश। लो अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है ना, बताइए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा, विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है ना, कब मनाया जाता है? बताओ सर। सुबह किस टाइम आपका क्लास होता है? जिस समय आपकी नींद खुल जाए, सुबह 8 बजे, न खुले तो खोल लीजिए, काम रहेगा। बी ऑप्शन 11 जुलाई जनसंख्या दिवस। अच्छा,
भारत की वह कौन सी किताब है जिसमें जनसंख्या का वर्णन सबसे पहले मिलता है? मैंने कई बार बताया होगा, जनसंख्या वर्णन सबसे पहले भारत की किस किताब में जनसंख्या वर्णन सबसे पहले मिलता है? बताइए, वह कौन सा देश है जिसने सबसे पहले जनगणना कराया था? वह देश प्रथम जनगणना जिसने कराया था, आप बताओ। ऐसे ही छोटे सर, वो स्वीडन था, स्वीडन 1749 ईस्वी में उसने कराया था सर, 1749। और भारत की पहली किताब थी सर वो अर्थशास्त्र, जिसको चाणक्य ने लिखा था, ठीक है ना, अर्थशास्त्र जिसको चाणक्य ने लिखा था वो थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोकप्रिय कुड़बी नृत्य, देखो आर्ट एंड कल्चर से आपका एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, पटवारी, कोई भी एग्जाम तुम देने जा रहे हो, मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि मैं एक एग्जाम के लिए जीएस पढ़ा रहा हूं, आप जो जीएस का एग्जाम आईबी का है तो ये क्लास आपके लिए है, सीएचएसएल का एग्जाम है तो ये है, सीजीएल मेंस है तो ये है आपकी क्लास। इसका राइट आंसर है लल्ला, गोवा। लोकप्रिय कुड़बी नृत्य गोवा में मनाया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने, अरे यार, डीपीएसपी लिया? अब देखो सर, डीपीएसपी रटे बैठे हैं, आयरलैंड से लिया है। संविधान के भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है, डीपीएसपी रटे बैठे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, माता टीला परियोजना किस नदी पर है? बताइएगा। ये धुंधला क्यों हो गया भाई? तुम लोग को बोर्ड कुछ धुंधला सा दिखने लगा है क्या? मुझे पता नहीं क्यों ये धुंधला सा कुछ दिख। अब सही हुआ है, चक्कर उक्कर तो नहीं आ रहा हमको। नहीं यार, अब सही हुआ, वास्तव में थोड़ा सा धुंधला नहीं दिखा था। अच्छा, कृष्णा नदी के ऊपर नागार्जुन सागर डैम जरूर याद रखना, ठीक है ना, नागार्जुन सागर डैम, ठीक है ना, नागार्जुन सागर डैम, ये कृष्णा नदी पे, इसी कृष्णा पे श्रीशैलम, ठीक है ना, इसी कृष्णा पे श्रीशैलम भी जरूर याद रखना, ठीक है ना। अब वो हो गया होगा ए ऑप्शन। अगला, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? अरे गुरुजी, पैसा की कमी पूछिए, विटामिन ए की कमी तो खैर हो गया। विटामिन ए की कमी से सर हम रतौंधी हो जाता है, फिर हमको दिखता नहीं है, फिर हम इधर का उधर कर देते हैं, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन लल्ला, ए ऑप्शन, अफ्रीकी किलीमंजारो का सर्वोच्च पर्वत शिखर किस देश में है? बताइएगा, अभी बताइएगा, किलीमंजारो का पर्वत शिखर किस देश में है? आंसर करके बताओ। किलीमंजारो सर, किलीमंजारो है आपके डी ऑप्शन, तंजानिया में। अच्छा, अभी एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ही देश है जो आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया सदस्य बना है। मैंने सुबह 8 बजे वाली करंट अफेयर में पढ़ाया था, उसका नाम बताओ। इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सबसे लेटेस्ट सदस्य अफ्रीका का कौन सा कंट्री बना है? चूंकि अफ्रीका का क्वेश्चन आया ना, तो हम स्टैटिक तो पढ़ेंगे लेकिन सर करंट को उसके साथ जोड़ लेंगे। तो सर उस देश का नाम है कांगो, जिसे हम लोग वनों का देश भी कहते हैं, ठीक है ना, कांगो। और ये है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है? बताओ, चमगादड़ के कारण। सर चमगादड़ के कारण होता है इबोला, एक वायरल डिजीज है ना। अच्छा, ये जितनी बीमारियां दी हैं बता सकते हो? सोने की बीमारी प्रोटोजोआ से होती है, वायरस से होती है, फंगस से होती है या बैक्टीरिया से? यही बस बता दो। सोने की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस, कुछ लोग नहीं एकदम दिनवा भर रजाई में घुसे रहेंगे या कंबल में या तकिया उकिया लेके, और ये एक मक्खी काटने के कारण होती है, सीसी मक्खी, ठीक है ना, सीसी सैंड फ्लाई काटने के कारण ये होती है। और सर ये सोने की बीमारी जो है ये होती है एक प्रोटोजोअल डिजीज, ये एक प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज है, ठीक है ना, प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज है। अगला, हॉर्नबिल, अरे यार ये क्वेश्चन ना कहीं से रट लो, लेकिन रट लो, ये चाहे तुम सीजीएल से लेके जीडी तक, एमटीएस से लेके आईबी तक कोई एग्जाम दो, पूछता ही है सर नागालैंड। और याद रखना, नागालैंड ने करंट अफेयर में हॉर्नबिल एडॉप्शन नेक्स्ट महोत्सव भी मनाया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम रंगराडो स्टेडियम किस देश में स्थित है? ले, फीफा फुटबॉल कप तो हम लोग जान लिए हैं, सिंपल डे कह रहे हैं सर जी आज लाया हूं इलायची वाली चाय पी लीजिए। लल्ला काश कि तुम इलायची वाली चाय हमको पिला पाते, मां कसम खुश हो जाते हम अब तो, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे,
निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्रसुप्त अवस्था में रहता है? अल्लाह दिन भर ऐसे पड़ा हुआ है। सर हिरण तो कूदेगा, बाघ तो फाड़ चीर के रख देगा, सियार सर देखते ही कूद जाएगा, तो सर फिर चमगादड़ कर देते हैं ना। अच्छा एक बात बताएं, अभी कुछ दिन पहले हम बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे आ रहे थे, गए हुए थे सतना मध्य प्रदेश में। एक सियार आया बेचारा, मेरी कार से भड़ से लड़ा, वो भी खड़ी कार में। ये भी नहीं कि एक्सप्रेस वे पे उस समय कार चल रही थी, खड़ी थी। अब उसको रास्ता जाना था, हम लोग कार इसलिए खड़ी किए थे क्योंकि वहां से टर्निंग था, तो हम लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं कहां से उतरना है ये पूछने के लिए। हाईवे पे दूर दूर तक कोई दिखता नहीं, इतने देर में एक सियार निकल के आया और कार की गेट पे भड़ाक से मारा। हम लोग पीछे पलट गए, ओह खड़ी गाड़ी में गेट को चिपका के भाग लिया, फिर कूद के भाग भी गया। अब सियार से कैसे नुकसान लें, खाली हम लोग हंस सकते थे, ओह खड़ी गाड़ी में टक्कर मार दिया, कार का गेट चिपक गया, क्या कर सकते थे। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्री श्री सम्मेलन कहां हुआ है? प्रथम मंत्री श्री सम्मेलन हुआ है डी ऑप्शन, सिंगापुर में। ठीक है ना। अगला, तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी को पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किसने किया था? यह क्वेश्चन कई बार बनेगा। ठीक है ना। देखो एक को कह रहा है सर जी रोज डे नहीं मनाया जाएगा, पहले रोजगार डे मना लो, नहीं रोजे डे में रह जाओगे। बहुत नालायक टाइप के हो यार। ये विदेशी सिदेशी वाला त्योहार, रोज डे, चॉकलेट डे, हग डे, थप्पड़ डे आता है, एक दिन हग डे भी रहता है गले ओले लगाने वाला। मां कसम बर्बाद हो जाओगे, पढ़ो लिखो चुप मार के। डी ऑप्शन सिकंदर। अच्छा इस क्वेश्चन का जो आंसर देगा उसको मेरी तरफ से आज 3 गुलाब नहीं मिलेगा। चलिए बताइएगा, सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? सिकंदर के जल सेनापति का नाम क्या था? सिकंदर के जल सेनापति का नाम क्या था? सिकंदर के घोड़े का नाम, जल सेनापति का नाम, और हाँ यही दो बता दो, यही दो बता दो। सर सिकंदर के घोड़े का नाम था बुकाफेलस, ये भी आपके क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लेना। और सर जल सेनापति का नाम था सिकंदर के निर्याकस, यही 2 एसएससी में पूछता है। और जो 326 ईसा पूर्व में इसने युद्ध लड़ा था लल्ला, उस युद्ध को हम लोग झेलम का युद्ध कहते हैं, या फिर बितस्ता का युद्ध कहते हैं, या फिर हाइडेस पीज का युद्ध कहते हैं। हाइडेस पीज का युद्ध, ठीक है ना, हाइडेस पीज का युद्ध, इतना नाम है इसका। ठीक है ना, या फिर हाइडेस पीज का युद्ध कहते हैं, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में पोलो पुलू नाम से हुआ था, मणिपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अधिकांश अंगूरों में कौन सा, अच्छा जरा बताना, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सोडा वाटर, ठीक है ना, सोडा वाटर, सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताओ? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में। सर अंगूर में आपके पाया जाता है आपके टार्ट्रिक और मैलिक। वैसे आपको बता दे, सेब में पाया जाता है मैलिक एसिड, सोडा वाटर में पाया जाता है कार्बोनिक एसिड, और टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। ये मैलिक एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड है, ये ऑक्सैलिक एसिड है। ठीक है ना। ये जंग लगे कपड़ों पे जो जंग की दाग होती है वो टमाटर में प्राप्त ऑक्सैलिक एसिड से छुड़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन है? सर ज्योतिपुंज लिखा हुआ है नरेंद्र मोदी जी ने। एग्जाम वॉरियर किसने लिखा हुआ है? नरेंद्र मोदी जी ने। मुंशी प्रेमचंद जी गबन, गोदान, नमक का दरोगा जैसी कालजयी किताबों को लिखा हुआ है। निम्न में से किसने गोल्डन ग्लोबस में नाटू नाटू गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का अवार्ड जीता है? ठीक है ना। तो ये सर RRR मूवी का गाना है, इसको क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड भी मिला है, और अभी ग्रैमी अवार्ड की भी घोषणा हो गई है। ठीक है ना। आज मैंने सुबह के करंट अफेयर में पढ़ा है, वो भी आपको देखना है। पारंपरिक नृत्य पाइका, आप तुम नोटिस करो मेरे हर पीपीटी में 4 से 8 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के रहते हैं। रीजन, मुझे पता है स्टैटिक जीके का ये एक ऐसा टॉपिक है जो एमटीएस हो या सीएचएसएल सीजीएल हो या कोई भी एक आपको सही करवा के ही मानूंगा, ये मैं लिख करके दे रहा हूं जो एक क्वेश्चन आएगा।
पाइका झारखंड में। निम्नलिखित में से, अच्छा इसी झारखंड के देवघर में भारत का 5वां नैनो यूरिया प्लांट खोला गया है। और पहला नैनो यूरिया प्लांट किस जगह पे है सर? गुजरात में, ठीक है ना। भारत का पहला नैनो यूरिया प्लांट गुजरात में है। अभी अमित शाह जी ने 5वां नैनो यूरिया प्लांट झारखंड के देवघर में उद्घाटन किया। यह करंट अफेयर का मुद्दा है। अगला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक प्राचीन साहित्यिक स्रोत जो भारतीय इतिहास के प्राचीन काल पर प्रकाश डालता है? बताओ, भारत के पुराने इतिहास को इसमें से अगर तुमको पढ़ना हो तो कहां से पढ़ोगे? सर हमें पढ़ना पड़ेगा पुराण। पुराणों में भारत के बारे में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, अच्छा सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे ओल्ड पुराण कौन सा है? बताओ जरा, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सर आपके मत्स्य पुराण, ठीक है ना। मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन पुराण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन, पहली विद्युत चलित वॉशिंग मशीन का ब्रांड नेम क्या था? पहली विद्युत चली वॉशिंग मशीन, पहली विद्युत चली वॉशिंग मशीन का नाम था थोर, ठीक है ना। अभी कुछ दिन पहले कसम से तुमको बता रहे हैं, हम वॉशिंग मशीन खरीदने गए थे, सोचे यार इतने दिन से धोबी को दे रहे हैं, शायद वॉशिंग मशीन ले लें। भाई तुमको विश्वास करो, वॉशिंग मशीन 40-50 हजार की, ऊपर से समझा रहा है कि सर देखिए वॉशिंग 6 प्रकार की होती है। देखो क्या क्या समझाया कि सर कपड़ा 6 प्रकार से धुल जाता है। हम कहे कौन कौन से? उसमें एक को बोला सर एक होता है टंबल। हम कहे ई कौन सी वॉशिंग होती है जो सबसे अच्छी होती है? कहा सर ऐसे पटक पटक के, टंबल वॉशिंग। हम कहे वही जो मम्मी दादी नानी करती हैं, दैट इज टंबल वॉशिंग। बोला हाँ सर वो सबसे, ये एलजी वाली लेंगे ना तो टंबल वॉशिंग करेगा। हम कहे ससुर फंबल बोला तो हुआ, हमें टंबल टंबल, नानी दादी मम्मी तुम लोग हम लोग टंबल तो करते हैं। तो जान लो दुनिया की सबसे अच्छी वॉशिंग मशीन यहाँ है। कपड़ा उठा के फच 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 जो पटक रहे हो ना, दैट इज टंबल वॉशिंग। कभी वॉशिंग मशीन के दुकान में जाना, फिर हम कहे इधर उधर मत बताओ, जो थोड़ा ठीक ठाक हो वो दे दो, फिर इधर उधर किया, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो, बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है ना, बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? अरे यार हम, अब एक लोग धोबी क्या क्यों? भैया हमारे पास एक ब्लैक कलर की शर्ट थी, हमने धोबी जी को दिया और वो हमसे कहे कि नहीं सर आपने हमको दिया ही नहीं। हम कहे नहीं यार प्रेस करने के लिए दिए थे, हम अपने हाथ से धुले थे, कैसे भूल सकते हैं? माने ही नहीं, खुआ दिए मेरी ब्लैक शर्ट, हमको दूसरी खरीदनी पड़ी। हम फिर अब क्या, धोबी वोबी क्या, कुछ नहीं, वॉशिंग मशीन में साफ होगा और हम मतलब कि कुछ जुगाड़ करके इसको प्रेस व्रेस का। हमको प्रेस करने नहीं आता है यार, शर्ट प्रेस करने में दिक्कत होती है। देखो 2 काम में हमको बड़ी दिक्कत होती है, एक प्रेस करने में दिक्कत होती है, एक रोटी बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। प्रेस और रोटी, ये 2 काम बड़े टफ हमको लगते हैं। बाकी मैं पूरा खाना बना लेता हूं, तुम्हारा कंपटीशन में हो जाए आ जाना, मैं कसम से बता रहा हूं, कटहल की सब्जी से लेके पनीर तक सब बना के रख दूंगा, ठीक है। रोटी तुम अपने से बना लेना, रोटी जो भी मेरे यहां आवे वो खुद से बना ले, क्योंकि इसकी गारंटी नहीं है हमारे पास। चावल खिला दूंगा, कटहल के साथ भी, पनीर के साथ भी, सब चीज के साथ चावल दे दूंगा, वो बनाना आता है। और कपड़े का जो वो तह नहीं होता, उसको एकदम शर्ट वोट मोड़ मार के, वो भी रखना नहीं आता है। आइए अगला क्वेश्चन, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किस शहर में हुआ था? बताओ, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन, सर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन लंदन में हुआ था। अच्छा, एस्तादो द इंडिया, एस्तादो द इंडिया, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी अंग्रेजों की, जरा बताना एस्तादो द इंडिया डचों की कंपनी का नाम था, या फ्रांसीसियों की कंपनी का नाम था, या पुर्तगालियों की कंपनी का नाम था? ये आज मैंने अपने पेड बैच में पढ़ाया है। एस्तादो, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स का है, एस्तादो द इंडिया ये किसका है? ठीक है ना, एस्तादो द इंडिया ये किसका है? बताओ, डचों का, क्या फ्रांसीसियों का, या पुर्तगालियों का? आज के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लल्ला, संविधान के किस संशोधन में, देखो फिर धुंधला हो गया ना, 61वें संविधान संशोधन में, ठीक है। 50 क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लो। अब मैं 8 क्वेश्चन तेजी से कराऊंगा। भारत में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? सर शांति स्वरूप भटनागर वैज्ञानिक थे, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे रखने पर क्या होगा? सर कोई आके धीरे से खा जाएगा, कोई आके धीरे से खा जाएगा, पूरी फील्डिंग लगाए रखिए, नहीं बिल्ली ले जाएगी। इसका सही आंसर है अंडे का आवरण घुल जाएगा। अरे बाप रे बाप, मतलब समझ रहे हो, अंडा
अंडे को सिरके में रख दो, सिरका सोचो वो नहीं, आप लोग के घरे में कटहल का, आम का सिरका समझते हो ना, मैं तो बड़े मन से इसको खाता हूं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही, लेकिन होता मजेदार है। सिरका कितने लोग नहीं जानते हो, जरा बताना। अगला क्वेश्चन, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सर उत्पादक कोई भी हो, चाय पीने वाले हम लोग हैं। सर उत्पादक देश है चाइना, लेकिन पीता सबसे ज्यादा भारत है। अभी हम चाय पी के आए हैं, लेक्चर लेने चाय पी के आए हैं, और कसम से वो लोग जो लोग लाइक नहीं किए हो उन लोग को तो इसी की तैसी का यार, लाइक साइक करो। अगला, अनुच्छेद 21 से संबंधित है। सर अनुच्छेद 21 से संबंधित है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से। अगला, एनएसएसओ का पूर्ण रूप क्या है? थोड़ा सा तेजी से कर लो, एनएसएसओ का पूर्ण रूप क्या है? सर नेशनल सैंपल सर्वे संगठन, ठीक है ना, सर्विस संगठन। अगला क्वेश्चन, दशहरा के समय दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? सर उस नृत्य को हम लोग कहते हैं धुनाची। मैं कह रहा हूं ना, आर्ट एंड कल्चर सबसे ज्यादा आपके पेपर में आता है, सबसे ज्यादा पेपर में आएगा। अगला क्वेश्चन, 22 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाओगे बताओ? सर 22 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे। मैथ मेरी आत्मा तुम्हें सताएगी, ठीक है ना। ये 50 क्वेश्चन। अब 50 क्वेश्चन के बाद तुम लोग एक चीज जान लो, अभी भी जिन लोगों ने अड्डा स्टोर पे जाकर के ये वाली जो बुक है उसको नहीं ली है तो ले ले, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान से सुन लो, करेंट अफेयर की बुक, ये जो करेंट अफेयर की बुक है लल्ला, जिन लोगों ने अभी तक अड्डा स्टोर पे विजिट करके इसे नहीं लिया है, Y182S, ठीक है ना, Y182S इस कोड के साथ ले ले, ठीक है ना। कूपन कोड क्या है? Y182S, ये है कूपन कोड जिसके थ्रू आपको ये किताब मिल जाएगी आपके घर पर। कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना है, लगभग 97 रुपए में ये आपको पड़ेगी। करेंट अफेयर की पूरी 1 साल की किताब है, इसमें द 10 मिनट्स वो पूरा शामिल है। लेकिन मेरी सबसे बड़ी बात, अगर आपको आईबी देना है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, कोई भी राज्य का एग्जाम देना है, तो ये इतनी महंगी बुक नहीं है लल्ला, इसको ऑर्डर करके मंगवा लो, ऑर्डर करके मंगवा लो। उसके अलावा सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने एमटीएस का फॉर्म नहीं भरा है, मैं उनके लिए बता दूं कि लल्ला गड़बड़ी कर रहे हो, बहुत बड़ी गड़बड़ी कर रहे हो। आप कहोगे क्या हो रहा है सर? लल्ला अड्डा स्टोर पे जाते हैं, यहां पे देखो पहले लिंक को क्लिक करते हैं, ऑल कोर्सेज को, ये थोड़ा घूम जाए, ऑल कोर्सेज को, एसएससी को, एसएससी एमटीएस को। भाई एमटीएस की वैकेंसी आई हुई है और आप सभी को पता है कि एमटीएस की वैकेंसी में पद कितने हैं? सर पद हैं करीब करीब 12,000। सर योग्यता क्या है? फॉर्म भरने की योग्यता, योग्यता है 10वीं पास, योग्यता है 10वीं पास। और आने को तो रीजनिंग, मैथ, जीएस, इंग्लिश चारों आएगा, लेकिन मेन रूप से मैं बात करूंगा जीएस का, मैं बात करूंगा जीएस का। जीएस के पेपर में मैं बता दूं, जिसकी जीएस इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी वो सिलेक्शन ले लेगा, सिलेक्शन ले लेगा। मात्र 2 सब्जेक्ट इसमें पूछ रहा है, कोई मेंस नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, और 17 फरवरी लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। 17 फरवरी 100 रुपए का फॉर्म है, और वो भी गर्ल कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट, आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट और एक्स आर्मी मैन, इनके लिए फॉर्म फ्री में है, इनके लिए फॉर्म फ्री में है। अगर तुमसे सिर्फ यही 2 सब्जेक्ट जीएस और इंग्लिश पढ़ करके कंपटीशन नहीं निकल रहा है 12,000 पद में, तो सोच लो किस दिन के लिए पैदा हुए हो, किस लिए तुम पढ़ाई कर रहे हो। और मेरी बात मान लो, अभी तुम किसी भी YouTube चैनल पे चले जाओ लल्ला, हर जगह 400-500 रुपए में एक बैच मिल जा रहा है। हमारे पास भी 400-500 में बैच है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा 800 रुपए खर्च करने के लिए। क्यों सर, आप 800 रुपए क्यों लोगे? हमको 400 में बैच मिल रहा है तो, और कोड आपका वही रहेगा Y182। ये 10 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, जुड़ जाओ, 2 सब्जेक्ट रगड़ के पढ़ दो, और फिर जून में फॉर्म आ रहा है। अभी अप्रैल में तो इसका एग्जाम होगा, लेकिन जून में फिर फॉर्म आएगा। लेकिन फिर भी मैं क्यों कह रहा हूं, महापैक लेने के लिए, महापैक लेने के लिए रीजन है। देखो तुम, ये जो महापैक है, इस महापैक की खासियत तुम देखो। सबसे पहली बात,
सबसे पहली बात सर, इसमें हमको 239 टेस्ट सीरीज मिलेगा सर। इसमें करीब करीब 4500 आपके वीडियोस पुरानी मिलेंगी जो हम लोग पढ़ा चुके हैं सिलेक्शन की सर। इसमें 500 आवर से ज्यादा की क्लास मिलेगी और 200 से ज्यादा ई बुक मिलेगी। यही नहीं, इसकी वैलिडिटी है 12 माह। अभी अप्रैल वाला जो एग्जाम होने वाला है, जो बैच हम लोग पढ़ाएंगे वो तो इसमें मिलेगा ही मिलेगा। जब जून में एमटीएस की नई वैकेंसी आएगी, नई भर्ती, वो भी बैच जो पेड बैच लॉन्च होगा तुमको इसी में मिलेगा। हम लोग क्रैश कोर्स बैच पढ़ाएंगे, वो भी इसी में मिलेगा। रोज 2 टेस्ट दो, 239 मैं लिख करके दे रहा हूं। जो लड़का लड़की आज भी मेरी बात को सुन करके निर्णय ले लेगा कि सर हमें यह कंपटीशन निकालना है, वो निकाल देगा, निकाल देगा, निकाल देगा। क्योंकि 2 ही सब्जेक्ट, जीएस और इंग्लिश। जीएस की पूरी गारंटी मैं लेता हूं, पूरी गारंटी है जीएस की मेरी, क्योंकि मैं पिछले 5-7 साल से, 5 साल से तो इसी चैनल पे, 4-5 साल से इसी चैनल पे लगातार जीएस के हर सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। और अगर आपको लगता है कि सर सुबह का करंट अफेयर, शाम का जीएस, बीच में पेड बैच, यार 50-60 दिन की बात है। फरवरी चल ही रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल में एग्जाम है। अपने आप को झोंक दो, लगा दो पढ़ाई की तरफ। तुमने अभी तक क्या किया था यह मायने नहीं रखेगा, तुम अब क्या करना शुरू करोगे ये बहुत मायने रखेगा, तुम देख लेना। और मेरी बात मान लो, यही महापैक, इस महापैक में आपको हम लोग के अभी वाले पेड बैच जो लॉन्च हो रहे हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जून जुलाई में आने वाले सारे बैच मिलेंगे, क्योंकि जून में फिर नई भर्ती आ रही है एमटीएस की। ये भारत सरकार के कैलेंडर में है, ठीक है ना, भारत सरकार के कैलेंडर में है। अब मेरी एक बात सुनना, इस बैच को लेने के लिए अगर मेरे कहे पे आते हो तो Y182 ये है कूपन कोड जो मेरे जीएस की, इंग्लिश की पूर्णतया गारंटी देता है। ये कूपन कोड है तो मैं हूं इस महापैक में पढ़ाने के लिए जिम्मेदार, ठीक है, मैं हूं इस महापैक में पढ़ाने के लिए। अब अगर बात कर लें सर ये तो एमटीएस, वादा करो दोस्त, मात्र यार ध्यान से सोचना, जीएस इंग्लिश 2 सब्जेक्ट मुख्य रूप से आपको पढ़ने हैं। 25-25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग मैथ के आएंगे तो आपको इसकी स्थिति पता है, आप वो मेहनत कर लोगे, पढ़ना तो इसे भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दोगे और तुम्हारा कंपटीशन में हो जाएगा। 12 क्वेश्चन ही करने हैं, लेकिन करने पड़ेंगे 12 क्वेश्चन, 40 में करीब 12 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, लेकिन मैथ रीजनिंग भी पढ़ना है। अब मुद्दा करता है जीएस, मैं मौजूद हूं एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए, तो मैंने जिम्मेदारी उठाई है। आप सुबह मेरा 8 बजे का करंट अफेयर आकर के देखो लल्ला, मैं उसमें डेली 15 नए क्वेश्चन तो 50 क्वेश्चन पुराने दोहरवा रहा हूं। क्यों दोहरवा रहा हूं? जुलाई से उठा दिया हूं उसको, क्योंकि मुझे एमटीएस में सिलेक्शन देना है। इस कूपन कोड की मतलब लाज मुझे रखनी है। आज अगर सिलेक्शन नहीं दूंगा तो जून में कहां से मेरे ऊपर कोई विश्वास करेगा? पढ़ाना तो पड़ेगा, लेकिन लल्ला पढ़ना तुम्हें पड़ेगा। पढ़ा मैं सकता हूं, पढ़ना तुम्हें है। और इस बैच को लेने के लिए तुम देखो, एक नीले रंग की पट्टी चल रही है ना, एक नीले रंग की कमेंट बॉक्स में पट्टी चल रही है, उस पट्टी के ऊपर सिर्फ क्लिक कर दोगे तो इस महापैक पे पहुंच जाओगे। खरीदने के लिए क्या करें सर? ठीक है सर, 800-850 रुपए लगेंगे लल्ला, लेकिन उस महापैक पे तुम चले जाओगे। देखो नीले रंग की एक पट्टी लगी है ना, दिस फरवरी डोंट वरी ऐसे करके लगा हुआ है, वहां चले जाओगे। और जब इसको लगाओगे तो करीब 850 रुपए लगभग, अब 10-20-50 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, 50 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, अब उतना मुझे नहीं है, लगेंगे 30-40 रुपए ऊपर नीचे। किसी में क्वाइन होता है, किसी में अड्डा ऐप पे नहीं होता है, वो अलग मुद्दा है। सच सच बोलो, आज से पढ़ोगे ना, आज से पढ़ोगे ना, इस यार 850 रुपए खर्च करके आज ईमानदारी के साथ जुड़ जाओ इसके साथ। और हां, इस बैच के साथ एक काम और कर लेना। आप कहोगे क्या सर? ठीक है ना, तो देखो पेड बैच में हम लोग खूब डिटेल में पढ़ाते हैं अड्डा के ऐप पर। इस बैच के साथ एक काम और कर लेना लल्ला, एसएससी एमटीएस में जाकर के ये जो करंट अफेयर की किताब है, क्योंकि देखो करंट अफेयर एकदम अलग चीज है, करंट अफेयर एकदम अलग चीज है। ये करंट अफेयर की बुक आप किस कोड से ले सकते हो? Y182S। इसमें देखो एस कूपन कोड लगेगा, एस कूपन कोड। इस कूपन कोड से आप करंट अफेयर की ये वार्षिक किताब ले सकते हो।
और ये किताब हिंदी में भी मौजूद है, अंग्रेजी में भी मौजूद है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में मौजूद है, ठीक है। और मात्र तुमको इस कूपन कोड से ये किताब कितने में पड़ जाएगी, तो लल्ला इस कूपन कोड से ये किताब सर पड़ जाएगी लगभग 97 रुपीज में, लगभग 97 रुपीज में। कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना है। आज हो सके तो किसी को रोज मत दो, रोज डे को रोज मत दो, उस पैसे को बचा करके उसके लिए करंट अफेयर की बुक सेंड कर दो। कसम से उसको इतनी खुशी मिलेगी अगर इस किताब से 4-6 नंबर आ गए ना। अगर सही कंपटीशन की तैयारी करने वाला लड़की या लड़का होगा, तुम्हारा दोस्त होगा, उसको ये किताब आज गिफ्ट करो। देख लेना ये किताब उसके घर एड्रेस पे पहुंच भी जाएगी और उसे खुशी, आइडिया बहुत सही दिया हूं, उसे खुशी भी मिलेगी कि वाह ये तैयारी के लिए है। और विश्वास करना अपने दोस्त पे, जो इसमें क्वेश्चन रखा हूं ना वो हूबहू सिलेक्शन वाले क्वेश्चन हैं, हूबहू सिलेक्शन वाले क्वेश्चन हैं। और देखो इसको आप लोग ये बुक मंगा लोगे, ये 14 फरवरी के बाद आपको आपके घर के एड्रेस पे जाएगी, क्योंकि ये एकदम अलग है यार। इसको एक किताब मंगा करके अपने पास रख लो। यहां के जो द 10 मिनट शो के कंटेंट है ना, तुमको किसी भी एग्जाम में, चाहे तुम आईबी का दो, चाहे तुम लल्ला सीएचएसएल दो, चाहे तुम सीजीएल दो, चाहे तुम किसी भी राज्य का एग्जाम दो, चाहे तुम लल्ला एमटीएस दो, तुम कोई एग्जाम दो, ये किताब मतलब 6 से 8 नंबर, ये आपकी जरूरत है, ध्यान से सोचना। और मात्र 50-60 पेज की किताब है, सिलेक्शन दिलवा देगी, ये सिलेक्शन दिलवा देगी ये। एक ये किताब और एमटीएस का महापैक, मेरे कहे से ये 2 बात अपने पास रख लो, एमटीएस का महापैक और एक ये किताब। गारंटी है कि आप चूकोगे नहीं। और जून में एमटीएस की दोबारा वैकेंसी आ रही है, आईबी की वैकेंसी भी 16 तारीख को लास्ट डेट है, 10वीं पास। इसमें भी जीएस 40 नंबर का जीएस आ रहा है, 40 नंबर का जीएस आ रहा है। बोलो अरे यार इतना मैं इसलिए बोल रहा हूं ना क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे बोलने से एक लड़के लड़की ने भी आज अपना जीवन बदला, महापैक लिया, ये बुक लिया, तो वो मेरे लिए आज का बोलना कामयाब। अगर मेरे बोलने से, समझाने से आपको मेरी बात समझ में आ जाए और 1-2 लड़के भी एडमिशन ले लें, तो मुझे ये लगेगा कि यस ये बदला इसने अपने जीवन को। क्या जाता है एमटीएस 50 से 60 दिन पढ़ना है, 2 ही सब्जेक्ट है, मैथ से डर लगता है, मैथ की आप समझ ही रहो। रीजनिंग अतुल सर हैं, आपके मैथ के लिए अक्षय सर है, दोनों धुरंधर मेरे भाई मौजूद हैं, पढ़ना वो भी है, मैं बार बार कह रहा हूं। और आपके जीएस मेन है, इंग्लिश मेन है, जीएस की गारंटी मैं ले रहा हूं, ठीक है ना। काजोल जी थोड़ा सा बेटा व्यवस्था करो। तो कूपन कोड Y182S इस किताब को आज ऑर्डर कर रहे हो ना, हाँ। और उसके अलावा लल्ला एसएससी एमटीएस में ये एसएससी एमटीएस का हवलदार का बैच, इसके लिए कूपन कोड क्या है सर, Y182 ये है इसके लिए कूपन कोड। इसके लिए ये लिंक लगी हुई है, अगर ये बैच से जुड़ना चाहते हो महापैक से, तो इस लिंक पे क्लिक करके तुम डायरेक्ट इस बैच को परचेस कर सकते हो, ठीक है ना, डायरेक्ट इस बैच को परचेस कर सकते हो। Y182 कूपन कोड, लेकिन यही कूपन कोड है तो मैं हूं जिम्मेवार, बाकी किसी अन्य कूपन कोड के लिए कम से कम मैं तो जिम्मेवार नहीं हूं। हाँ, क्योंकि मुझे जीएस का जिम्मेदारी मिला है ना, मैं हूं ना जीएस के लिए उपलब्ध, तो मतलब मैं हूं, इसमें कोई 2 राय नहीं है। और सुबह 8 बजे प्लीज और प्लीज करंट अफेयर की क्लास में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, फ्री क्लास चलती है। हम तुम मिल जाए ना, इस बार जीवन बदल करके रख दूंगा, ये तुमको कहीं लिख करके। आज ये मात्र कूपन कोड नहीं है, ये मेरा वचन पत्र है, मैं कई दिन से कह रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। मैं पूरी उम्मीद करता हूं इस बैच के लिए ये और आपके एसएससी एमटीएस के बुक के लिए, अगर आपको करंट अफेयर की बुक चाहिए तो उसके लिए जो कूपन कोड है वो भी आपको ध्यान रहेगा, Y182S। ये कूपन कोड है आपके किसके लिए, ये कूपन कोड है आपके इस किताब के लिए, जो किताब आपको 97 रुपीज, ठीक है ना, 97 रुपीज में पड़ जाएगी ये, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगली क्लास अक्षय सर की है, प्लीज और प्लीज अक्षय सर की क्लास में मूव करें। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय। सुबह 8 बजे मिलते हैं, एक बार लाइक करते हुए सभी लोग प्लीज जाइएगा।